हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रणव एकेडमी। मैं हूं राजेश जाना और मैं लेके आया हूं एसएससी सीएचएसएल 2019 क्वेश्चन पेपर जनरल अवेयरनेस से। जितने सारे शिफ्ट में इस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन आया था पॉलिटी सेक्शन से ऑलमोस्ट कवर किया गया है। ठीक है, अगर इस लेसन आपको बेनिफिशियल रहता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे है, Which article of the Constitution of India mentions that the Lok Sabha must have a speaker and a deputy speaker? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है कि लोकसभा में मस्ट हैव ए स्पीकर एंड ए डेप्यूटी स्पीकर? ठीक है, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 93, सेकंड ऑप्शन आर्टिकल 97, थर्ड ऑप्शन आर्टिकल 85, फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 100। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 1 आर्टिकल 93। ठीक है, आर्टिकल 93 में कहा गया है, मेंशन किया गया है कि लोकसभा मस्ट हैव ए स्पीकर एंड ए डेप्यूटी स्पीकर। ओके, और बाकी तीनों जो ऑप्शन यहाँ पे है वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 93 में कहा गया है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन एंड लोकसभा में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के जो सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में आर्टिकल 97 में कहा गया है। ओके, और इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 85 में कहा गया है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, पार्लियामेंट के सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन के बारे में आर्टिकल 85 में कहा गया है। ओके, इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 100 में कहा गया है वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। ठीक है, वोटिंग इन जो हाउसेस में वोटिंग के बारे में, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम के बारे में आर्टिकल 100 में कहा गया है। ओके, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन व्हिच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में कौन सा डे में कॉन्स्टिट्यूशन डे माना सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर में? ठीक है, ऑप्शन 1 30 नवंबर, सेकेंड ऑप्शन 15 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन 26 नवंबर, फोर्थ ऑप्शन 2 अक्टूबर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3 26 नवंबर। ठीक है, तो देखते हैं। On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India and it came into effect on 26 January 1950। ठीक है, तो 1949 के जो 26 नवंबर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से ये इफेक्ट हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो जिस डेट में जो 1949 में 26 नवंबर, इस डेट में जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था। तो इस तारीख से हम लोग, इस डेट को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following articles of the Constitution of India has a provision for the constitution of legislatures in states? स्टेट लेजिस्लेचर में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ठीक है, कौन सा आर्टिकल में कहा गया है इसके बारे में? पहला ऑप्शन 165, सेकेंड ऑप्शन आर्टिकल 168, थर्ड ऑप्शन आर्टिकल 163, फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 167। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन आर्टिकल 168। ठीक है, आर्टिकल 168 में कहा गया है, प्रोविजन दिया गया है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स। ठीक है, जो राज्यों में जो स्टेट लेजिस्लेचर रहता है, ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इसके बारे में कहा गया है। और इसके अलावा बाकी तीनों जो आर्टिकल है हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 165 में कहा गया है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। स्टेट में कौन रहते हैं? एडवोकेट जनरल रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल 165 में कहा गया है। ओके, और उसके बाद आर्टिकल 163 में कहा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइसेस द गवर्नर। जो काउंसिल, स्टेट में जो काउंसिल मिनिस्टर रहते हैं जो गवर्नर को एड एंड एडवाइस देते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 163 में कहा गया है। ओके, इसके बाद आर्टिकल 167 में कहा गया है ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर एंड सो ऑन। जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी रहता है रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बारे में 167 में कहा गया है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सरकारिया कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट? सरकारिया कमीशन कब इनका रिपोर्ट सबमिट किए थे? ऑप्शन 1 1986, ऑप्शन 2 1988, ऑप्शन 3 1984, ऑप्शन 4 1985। ठीक है, तो सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन 1988 में सरकारिया कमीशन इनको रिपोर्ट सबमिट किया था। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। सरकारिया कमीशन जो सेटअप हुआ था 1983 में बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 1983 में ये सरकारिया कमीशन गठन किया गया था। इनका चेयरमैन थे जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। ओके, और इनका जो पर्पस था, जो मेन एम था, टू रिव्यू द क्वेश्चन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में जो जितने सारे थे इशू थे उसको रिव्यू करने के लिए गठित हुआ था। और सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1988, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इनका रिपोर्ट जो सबमिट हुआ था वो 1988 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन 1 B.R. अम्बेडकर, सेकेंड ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड ऑप्शन मोहम्मद सदउल्ला, फोर्थ ऑप्शन के.एम. मुंशी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 1 B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जिन्होंने जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में रहते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं? ऑप्शन 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड ऑप्शन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, थर्ड ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, फोर्थ ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने खुद ही अपॉइंट कर सकते हैं, किनको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुद ही अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा सही आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है, हु डिस्क्राइब्ड द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेम्बल है, ठीक है, उनको क्या हिसाब में डिस्क्राइब किया गया था? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटिकल हॉरोस्कोप हिसाब में डिस्क्राइब किए थे। कौन? ऑप्शन 1 है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, सेकेंड ऑप्शन N.A. पलकीवाला, थर्ड ऑप्शन भीमराव रामजी अंबेडकर, फोर्थ ऑप्शन ठाकुरदास भार्गव। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जिन्होंने प्रियम्बल को क्या कहते थे? जो प्रियम्बल भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल था उनको कहते थे कि मेंशन किए थे कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 49 है उसके क्या प्रोविजन दिया गया है? ऑप्शन 1 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में प्रोविजन था। सेकेंड ऑप्शन प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस, जो मोन्यूमेंट्स था और मोन्यूमेंट्स और प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स जो नेचुरल इंपॉर्टेंस है उनके प्रोटेक्शन के लिए बारे में कहा गया है। थर्ड ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। ठीक है, फैक्ट्रीज एंड माइंस में जो बिलो जो 14 ईयर्स चिल्ड्रन है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिशन के बारे में कहा गया है। फोर्थ ऑप्शन में है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में जो प्रमोशन के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन होगा प्रमोशन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस, इसके बारे में, ठीक है, आर्टिकल 49 में कहा गया है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा किनको रिमूव किया जाता है? ऑप्शन 1 गवर्नर ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पे सही आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन, जो भारतीय प्रेसिडेंट के जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है वो कहाँ पे इनिशिएट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन द लोकसभा, राज्यसभा और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकेंड ऑप्शन राज्यसभा बट नॉट इन लोकसभा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा। फोर्थ ऑप्शन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आइदर, फोर्थ ऑप्शन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब राज्यसभा में इंसर्ट हो सकता है या फिर लोकसभा में भी इंसर्ट हो सकता है, तो इसीलिए आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेटेड किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 14 मेंबर्स, सेकेंड ऑप्शन 16 मेंबर्स, थर्ड ऑप्शन 10 मेंबर्स, फोर्थ ऑप्शन 12 मेंबर्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 4 12 मेंबर्स। 12 मेंबर्स को राज्यसभा में भारतीय प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राज्यसभा शैल कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स of which 12 members shall be nominated by the president from amongst persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as literature, science, art and social services। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्यसभा में कितना मेंबर होना चाहिए, 250। ठीक है, 250। एमंग देम 12 मेंबर्स क्या होंगे, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, जो 12 मेंबर है जिनका पास हैविंग स्पेशल नॉलेज, ठीक है, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट एंड सोशल सर्विस, अगर उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज, स्पेशल नॉलेज रहेंगे तो उन लोगों को, ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। इसके बाद देखिए, एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज। ठीक है, 12 मेंबर तो होंगे और बाकी जो 238 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कौन होंगे, स्टेट से होंगे एंड यूनियन टेरिटरीज से होंगे। ठीक है, नॉट मोर देन 238 से ज़्यादा नहीं हो सकते, अप टू 238 तक। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रेजेंटली देखेंगे राज्यसभा एट प्रेजेंट हैज 245 सीट्स। ठीक है, वर्तमान क्या है, 245 सीट्स है राज्यसभा में। ऑफ दीज 233 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। 233 जो मेंबर हैं वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स को क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 12 मेंबर्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The election to constitute a panchayat should be completed before the expiration of a period of dash from the date of its dissolution। जो पंचायत इलेक्शन होता है उनका जो डिजोल्यूशन होता है उसका कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर नहीं फुलफिल होता है तो वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन 1 1 ईयर, ऑप्शन 2 2 मंथ्स, ऑप्शन 3 6 मंथ्स, ऑप्शन 4 8 मंथ्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3 6 मंथ्स। अगर क्या होता है, जो पंचायत इलेक्शन होता है, ठीक है, जो अगर डिजोल्यूशन होता है तो 6 मंथ के अंदर अगर पीरियड के अंदर में नहीं होता है तो ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, फिर से इलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 6 मंथ्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides constitutional remedies for the enforcement of fundamental rights। फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है, कौन सा आर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन 1 आर्टिकल 36, ऑप्शन 2 आर्टिकल 32, ऑप्शन 3 आर्टिकल 38, ऑप्शन 4 आर्टिकल 40। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में कहा गया है क्या, जो फंडामेंटल राइट है उसके एनफोर्समेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में कहा गया है। ठीक है, और आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहे थे कि एन आर्टिकल
without which this constitution would be a nullity. It is the very soul of the constitution and the very heart of it. इसके अलावा बाकी देखिए आर्टिकल 36 में कहा गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का डेफिनेशन दिया है आर्टिकल 36 में। और उसके बाद आर्टिकल 38 में स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल। आर्टिकल 40 में कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट बाय डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 ऑन 8 सितंबर 2016। ठीक है, जो जीएसटी कब आया, जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 1 101, सेकेंड ऑप्शन 105, थर्ड ऑप्शन 103, फोर्थ ऑप्शन 107। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 101। जीएसटी जो इनेक्टेड हुआ था तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 the total number of ministers including the chief minister in the council of ministers in a state cannot exceed a dash of the total number of members of the legislative assembly of that state। ठीक है, जो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने सारे मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर है तो उनके मतलब मेंबर है उससे ज़्यादा मतलब मेंबर नहीं होंगे। कौन सा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उनका नंबर क्या होंगे, विधानसभा में जितने मेंबर्स हैं उतने परसेंटेज से नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 20%, ऑप्शन 2 25%, ऑप्शन 3 15%, ऑप्शन 4 10%। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3 15%। 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्टेट में विधानसभा में जितने मेंबर रहेंगे उनमें से 15% से ज़्यादा स्टेट में जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, उनके जो नंबर्स है वो नहीं होगा, 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज, द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। हाँ, ये बात तो सही है कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ मिनिमम 12 मेंबर्स होना चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन 12 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस स्टेट में कम मेंबर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी 12 मेंबर्स मिनिमम होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन 1 the president submits his resignation to the prime minister। ऑप्शन 2 the president submits his resignation to the vice president। ऑप्शन 3 the president submits his resignation to the speaker of the Lok Sabha। ऑप्शन 4 the president submits his resignation to the chief justice of India। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 2 द प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। जो भारतीय प्रेसिडेंट हैं उनको जो रेजिग्नेशन देंगे, लेटर देंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन 1 द वाइस प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है स्टेट में, डिजॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन द गवर्नर कैन डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। स्टेट में जो गवर्नर हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन द प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट है राज्यसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन डिजॉल्व द लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, जो गवर्नर है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा है, उनको उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी देखेंगे द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर।
जो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, वहाँ पे जो डिजोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, और 1/3 जो मेंबर हैं वो एवरी सेकेंड ईयर रिटायर करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे विधान परिषद स्टेट में जो विधान परिषद में जिस तरह है, यहाँ पे राज्यसभा में भी इज नॉट डिजोल्यूशन नहीं होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। यहाँ पे भी 1/3 जो मेंबर हैं वो एवरी सेकेंड ईयर रिटायर करते हैं। इसके बाद देखेंगे द प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा ऑफ द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं, और डिजॉल्व करते हैं प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अगर रिकमेंड करता है तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन डिजॉल्व द लोकसभा, ये सही नहीं होगा, प्रेसिडेंट होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following headed the 9-judge constitution bench that declared the right to privacy as a fundamental right? क्या बोलते हैं कि राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट जो डिक्लेयर किया गया था, वहाँ पे जो 9 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उनका हेड कौन थे? ऑप्शन 1 दीपक मिश्रा, ऑप्शन 2 टी.एस. ठाकुर, ऑप्शन 3 जे.एस. खेर, ऑप्शन 4 एच.जे. कन्हैया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3 जे.एस. खेर। और इसके बारे में देखें, जो राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 में आता है, आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन करता है 21 में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? आर्टिकल 80 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 के हिसाब से जो राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? ऑप्शन 1 235, ऑप्शन 2 250, ऑप्शन 3 240, ऑप्शन 4 245। यहाँ पे सही आंसर होगा 250, ठीक है। जो इसके जो 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 238 जो है मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 238 और बाकी 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट there shall be a council of ministers with the prime minister as its head? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे और जो जिनका हेड रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऑप्शन 1 आर्टिकल 21 क्लॉज 1, ऑप्शन 2 आर्टिकल 74 क्लॉज 1, ऑप्शन 3 आर्टिकल 44, ऑप्शन 4 आर्टिकल 34। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 2 आर्टिकल 74 क्लॉज 1। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में कहा गया है, प्रोवाइड किया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे उनका जो हेड रहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल डैश मैंडेट्स द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल मैंडेट करता है कि इलेक्शन कमीशन को जो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में जो इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 298, ऑप्शन 2 324, ऑप्शन 3 330, ऑप्शन 4 312। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आर्टिकल ऑप्शन 2 आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में मैंडेट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, इन व्हिच ईयर वाज ए सेपरेट आंध्र स्टेट फॉर्म आफ्टर द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द देन मद्रास प्रोविंस? मद्रास प्रोविंस से जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उनमें से जो आंध्र सेपरेट स्टेट फॉर्म हुआ था किस ईयर में? ऑप्शन 1 1947, सेकेंड ऑप्शन 1950, थर्ड ऑप्शन 1952,
फोर्थ ऑप्शन 1956। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 1952 में आंध्र एक सेपरेट स्टेट फॉर्म हुआ था जब मद्रास प्रोविंस से लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, व्हिच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers the president of India to promulgate ordinances when the parliament is in recess। जब पार्लियामेंट रिसेस में रहता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करने का। तो कौन सा भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल ये प्रोवाइड करता है? ऑप्शन 1 आर्टिकल 123, ऑप्शन 2 आर्टिकल 213, ऑप्शन 3 आर्टिकल 232, ऑप्शन 4 आर्टिकल 312। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 1 आर्टिकल 123 में कहा गया है कि एम्पावर किया गया है भारतीय प्रेसिडेंट को कि जब पार्लियामेंट रिसेस में रहेगा तो उन्होंने ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 213 में पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस, स्टेट्स में जो गवर्नर है उनके पास पावर है ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल 213 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 4A आर्टिकल 51 में जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा है कितने सारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 9। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 2 11। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रेफर टू एज शेड्यूल लैंग्वेजेस। 8th शेड्यूल के हिसाब से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें से कहा गया है कि शेड्यूल जो लैंग्वेज है कितने सारे शेड्यूल लैंग्वेज है पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन 1 22, ऑप्शन 2 14, ऑप्शन 3 18, ऑप्शन 4 20। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 1 22। टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। ठीक है, जो 8 शेड्यूल में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखिए, नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में पूछा है क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट जो नॉट करेक्ट है, सही नहीं है। ऑप्शन 1 इट कैन अमेंड ए मनी बिल, राज्यसभा मनी बिल को अमेंड कर सकता है। ऑप्शन 2 12 ऑफ इट्स मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर नॉमिनेट हो सकता है। ऑप्शन 3 इट हैज पावर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट द यूनियन, राज्यसभा के पास में जो पावर है जो यूनियन गवर्नमेंट का अगेंस्ट में स्टेट के हाथ में पावर है। ऑप्शन 4 इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो राज्यसभा है वो पार्लियामेंट का अपर हाउस है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इट कैन अमेंड ए मनी बिल। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट। ठीक है, और बाकी तीनों सही है। ठीक है, 12 जो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर नॉमिनेटेड होता है राज्यसभा में, और जो राज्यसभा का पावर है जो उनका राइट का जो प्रोटेक्शन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, ऑप्शन 4 और यहाँ पे भी सही है क्योंकि पार्लियामेंट का अपर हाउस राज्यसभा है। ठीक है, और ऑप्शन 1 करेक्ट सही नहीं है। ठीक है, राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, लोकसभा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following states is included in the 6th schedule of the constitution of India। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल है उनमें से कौन सा स्टेट इंक्लूडेड है, मतलब है, और बाकी तीनों नहीं है 4 ऑप्शन से। ऑप्शन 1 मिजोरम, ऑप्शन 2 नागालैंड, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 मणिपुर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 1 जो 6 शेड्यूल में है। The 6th schedule of the Constitution of India deals with the administration of the tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम जो चारों स्टेट हैं इनका जो ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसके जो 6 शेड्यूल इसके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे मिजोरम होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When was the right to property removed from the list of the fundamental rights। फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था।
कौन सा ईयर में? ऑप्शन 1 1975, ऑप्शन 2 1980, ऑप्शन 3 1978, ऑप्शन 4 1977। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3 1978। The 44th Amendment Act of 1978 removed the right to property from the list of fundamental rights। जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था। कौन सा? जो 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऑफ 1978 में जो हुआ था, द्वारा रिमूव किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के जो टेन्योर कितने हैं? ऑप्शन 1 4 years और अप टू द एज ऑफ 65 years whichever is earlier। ऑप्शन 2 3 years और अप टू द एज ऑफ 65 years whichever is earlier। ऑप्शन 3 5 years और अप टू द एज ऑफ 65 years whichever is earlier। ऑप्शन 4 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years whichever is earlier। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 4 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years whichever is earlier। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं उनका टेन्योर है 6 years। ठीक है, और लास्ट में बताया whichever is earlier, जो पहला होगा। अगर 6 year कंप्लीट हो जाता है, 6 साल हो जाता है तो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 65 years हो जाता है और कंप्लीट, तो उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम। भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा देश से लिया गया था? ऑप्शन 1 यूएसएसआर, ऑप्शन 2 यूएसए, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कॉन्सेप्ट लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following articles of the Constitution of India has a provision for financial emergency? फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन के बारे में कहा गया है, कौन सा आर्टिकल में? ऑप्शन 1 आर्टिकल 365, ऑप्शन 2 आर्टिकल 330, ऑप्शन 3 आर्टिकल 356, ऑप्शन 4 आर्टिकल 360। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कहा गया है। ठीक है, प्रोविजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन 1 द गवर्नर हैज नो पावर टू ग्रांट पार्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट और सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शियल। कोर्ट द्वारा जो पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है, और सेंटेंस किया जाता है, तो जो गवर्नर के पास क्या कोई ग्रांट पार्डन पावर नहीं है? ऑप्शन 2 द प्रेसिडेंट हैज नो पावर टू ग्रांट पार्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट और सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शियल। कोर्ट द्वारा जो पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास कोई ग्रांट पार्डन पावर नहीं है। ऑप्शन 3 द गवर्नर हैज नो पावर टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट ए सेंटेंस ऑफ डेथ। गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है जब जो डेथ सेंटेंस को क्या करता है, सस्पेंड, रिमिट और कमिट करने का कोई पावर नहीं है। ऑप्शन 4 द गवर्नर हैज पावर टू ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ ए डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस के जो केस है उनको ग्रांट पार्डन दे सकता है गवर्नर ने। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है करेक्ट कौन सा ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है। गवर्नर के पास पावर है, कौन सा, जो डेथ सेंटेंस दिया गया है उसको ग्रांट पार्डन पावर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following words was inserted in the preamble by the Constitution 42nd Amendment Act 1976? 42nd Amendment Act 1976 के द्वारा प्रियम्बल में कौन सा वर्ड इंसर्टेड किया गया था? ठीक है, ऑप्शन 1 इक्वालिटी, ऑप्शन 2 सोशलिस्ट, ऑप्शन 3 लिबर्टी, ऑप्शन 4 जस्टिस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सोशलिस्ट। By the 42nd Amendment Act 1976, 3 words were inserted in the Constitution: socialist, secular, integrity। ठीक है, 42nd Amendment Act 1976 के द्वारा 3 वर्ड को इंसर्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो था सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन 2 में है सोशलिस्ट, तो ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which among the following states has the highest representation in Lok Sabha? In the Lok Sabha, ठीक है, लोकसभा में कौन सा स्टेट में हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, लोकसभा में सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ईयर डिड तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सा ईयर में तेलंगाना भारत का 29th स्टेट बना है? ऑप्शन 1 2002, ऑप्शन 2 2011, ऑप्शन 3 2014, ऑप्शन 4 2004। ठीक है, ये बहुत रिसेंटली हुआ था 2014 में, जो तेलंगाना 29th स्टेट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? स्टेट गवर्नमेंट में हेड कौन है? ऑप्शन 1 चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन 2 स्पीकर ऑफ द असेंबली, ऑप्शन 3 गवर्नर, ऑप्शन 4 प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3 गवर्नर। गवर्नर जो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का हेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज कॉल्ड ए सेक्युलर कंट्री बिकॉज सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट टू। भारत को सेक्युलर कंट्री कहा जाता है क्योंकि भारतीय जो सिटीजन है उनके फंडामेंटल राइट है। कौन सा? ऑप्शन 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन 2 मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, ऑप्शन 3 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजियन ऑफ वंस चॉइस, ऑप्शन 4 लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। देखिए, जो सेक्युलर, इंडिया को सेक्युलर कंट्री कहा जाता है, तो सेक्युलर मतलब अगर सेक्युलर टर्म यूज होता है तो रिलीजियन पर्पस में कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहा गया है ऑप्शन 3 में फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, अपना खुद का चॉइस में जो अपना खुद का रिलीजन वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ डैश ईयर्स। तो भारत जो प्रेसिडेंट है उनका ऑफिस कितने ईयर तक होल्ड कर सकते हैं? ठीक है, रह सकते हैं। तो ऑप्शन 1 3 ईयर्स, ऑप्शन 2 5 ईयर्स, ऑप्शन 3 1 ईयर, ऑप्शन 4 10 ईयर्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 2 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट होल्ड कर सकते हैं उनका ऑफिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following articles ensures to provide free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right to education? तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इंसर करता है जो प्रोवाइड करते हैं कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, चिल्ड्रन कितना 6 से लेकर 14 ईयर्स तक चिल्ड्रन रहता है उन एज ग्रुप का, तो उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो इंसर करता है। कौन सा आर्टिकल? जो कि एक फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, ऑप्शन 1 आर्टिकल 20A, ऑप्शन 2 आर्टिकल 14, ऑप्शन 3 आर्टिकल 21A, ऑप्शन 4 आर्टिकल 18A। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3 आर्टिकल 21A। ए में कहा गया है कि जो 6 से लेकर 14 ईयर्स तक जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी देना इंश्योर करता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन 1 प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन 2 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन 3 रामनाथ कोविंद, ऑप्शन 4 राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से के आर्टिकल 370 कौन ड्राफ्टेड किए थे? ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 रघुबर दास, ऑप्शन 3 गोपालस्वामी अयंगार, ऑप्शन 4 भीम राव अंबेडकर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3 गोपालस्वामी अयंगार, जिन्होंने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 ड्राफ्टेड किए थे। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के इसमें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which article of the Constitution
डील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल न्यू स्टेट जो फॉर्मेशन के लिए और परमिशन डील करता है? ऑप्शन 1 आर्टिकल 3, ऑप्शन 2 आर्टिकल 5, ऑप्शन 3 आर्टिकल 4, ऑप्शन 4 आर्टिकल 2। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आर्टिकल 3। ओके, आर्टिकल 3 में जो कहा गया है कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग एरियाज। आर्टिकल 3 में जो न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन के बारे में कहा गया है, और अगर कोई एरिया बाउंड्री के जो अल्टरनेशन के लिए भी आर्टिकल 3 में है, और जो नेम्स जो पहले जो नाम था नेम जो आर्टिकल 3 में प्रोविजन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल जो जहाँ पे डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, कौन सा? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन 1 आर्टिकल 51, ऑप्शन 2 आर्टिकल 69, ऑप्शन 3 आर्टिकल 62, ऑप्शन 4 आर्टिकल 49। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आर्टिकल 51। ठीक है, जो डीपीएसपी में आता है, जो क्या कहते, जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स इज गिवन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल में मनी बिल का डेफिनेशन है? ऑप्शन 1 आर्टिकल 110, ऑप्शन 2 आर्टिकल 93, ऑप्शन 3 आर्टिकल 44, ऑप्शन 4 आर्टिकल 33। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 1 आर्टिकल 10 में कहा गया है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल के बारे में। ठीक है, जो मनी बिल का डेफिनेशन आर्टिकल 110 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय। जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया था, उनका हेड कौन थे? ठीक है, ऑप्शन 1 लोकमान्य तिलक, ऑप्शन 2 नानाजी देशमुख, ऑप्शन 3 काका कालेलकर, ऑप्शन 4 गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3 काका कालेलकर, जिन्होंने फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया को हेड थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विथ 2 हाउसेस कम इनटू बीइंग इन इंडिया। भारत में कौन सा ईयर में फर्स्ट जो इलेक्टेड पार्लियामेंट था दोनों हाउस के लेकर कब आया था? ऑप्शन 1 1953, ऑप्शन 2 1952, ऑप्शन 3 1955, ऑप्शन 4 1954। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 2 1952 में फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट आया था दोनों हाउस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच ईयर डिड नीति आयोग कम इनटू एग्जिस्टेंस। नीति आयोग कब एग्जिस्ट हुआ था? ऑप्शन 1 2014, ऑप्शन 2 2016, ऑप्शन 3 2015, ऑप्शन 4 2013। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन 3 2015। ठीक है, 2015 में नीति आयोग का एग्जिस्टेंस हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी दैट अराइजेस ड्यू टू डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट के डेथ हो जाता है तब जो वैकेंसी रहता है, उनका पोस्ट खाली रहता है, किसमें प्रेसिडेंट के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं? तो ऑप्शन 1 वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन 4 नॉमिनेटेड लोकसभा मेंबर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है तो वो जो कैजुअल वैकेंसी रहता है उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट के हिसाब में उन्होंने एक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फर्स्ट इंडियन कौन थे जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन किए थे? ऑप्शन 1 PS सिसास्वामी अय्यर, ऑप्शन 2 सैयद अली इमाम, ऑप्शन 3 तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन 4 सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्होंने फर्स्ट इंडियन थे जो
वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन किए थे। तो यहाँ इसके बारे में देखते हैं। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, इंडियन जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था 1909 में ये प्रोवाइड करता है फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। जो फर्स्ट टाइम जो कहते जो भारतीय का एसोसिएशन देखने को मिला था, कहाँ पे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वाइसरॉय और गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट भारतीय सब में भारतीय का एसोसिएशन देखने को मिला था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में प्रोवाइड किया गया है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उन्होंने फर्स्ट इंडियन थे जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन किए थे। ठीक है, और ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, उन्होंने लॉ मेंबर के सब में नियुक्त हुए थे, अपॉइंटेड हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? ऑप्शन 1 कल्याण सुंदरम, ऑप्शन 2 ओम प्रकाश रावत, ऑप्शन 3 मिहिर सेन, ऑप्शन 4 सुकुमार सेन। सही आंसर होगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। ओके, व्हेन वाज द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड। इसके पहले भी हम लोग देखे थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ऑप्शन 1 1975, ऑप्शन 2 1972, ऑप्शन 3 1976, ऑप्शन 4 1978। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1978। ठीक है, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड हुआ था। इसके पहले हम लोग देखे थे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था एज ए फंडामेंटल राइट था, वो रिमूव किया गया था। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।